अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजाइम्स। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है जो है इंजाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो इंजाइम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंजाइम क्या होता है। ठीक है, इंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स होती हैं और अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कैटालाइज करना। ठीक है, क्या करना, कैटालाइज करना। अब कैटालाइज करना क्या होता है, स्पीड अप। ठीक है, स्पीड अप किस चीज़ को, केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम है एंजाइम्स। और अगर आप यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस लिख दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होंगे, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी जानदार के अंदर चल रहे होंगे उसको स्पीड अप करने के लिए जो चीज़ होगी वो होगी एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, किसको, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। इसी वजह से हम एंजाइम्स को जो है वो एक और नाम दे देते हैं, वो क्या है, वो है बायोकैटालिस्ट। ठीक है, बायोकैटालिस्ट, एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि जानदारों के अंदर चल रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ आपकी बुक में बताई गई है वो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब हम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि तमाम के तमाम। ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदारों के अंदर हो रहे हैं वो तमाम के तमाम ऑल, ठीक है, वो सब के सब रिएक्शन जो हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रिएक्शंस हैं या फिर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरा हमारे पास होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, आ जाता होता है पेपर में। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने इन दोनों का जो है वो क्या देखना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है। अब कैटा से याद रखना है कट। ठीक है, ये इसके नाम से ही आपने याद रख लेना है, कैटा का मतलब क्या है, कट, यानी कि तोड़ना। अब किस चीज़ को तोड़ना है, हमने जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जिनको हम कहते हैं जो लार्जर वंस हैं, यानी कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने तोड़ना है, किस में तोड़ना है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में या फिर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, स्मॉलर या सिंपलर में हमने उसको तोड़ना है। कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटा का मतलब है कट करना, यानी किसको, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ये हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंस हो गया है। अब हम इधर भी देख लेते हैं, एना का मतलब क्या होता है। अब जैसे कैटा का मतलब कट करना होता है ना, एना का मतलब होता है बिल्डअप। ठीक है, बिल्डअप यानी कि बनाना, इसका मतलब था तोड़ना, इसका मतलब है बनाना। अब ये क्या कर रहा था, ये बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा था। अब ये तो बनाएगा तो ये छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाएगा, यानी कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, उनको कम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। कैटा का मतलब क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस में तोड़ना, और एना का मतलब क्या है, एनाबॉलिज्म का, कि जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनको मिलाकर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाना। ठीक है, ये तो एक डिफरेंस इनका हो गया। अब दूसरी जो चीज़ है वो आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, अब वो हम देख लेते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, वो है एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब था, कम्प्लेक्स से स्मॉलर की तरफ जाना। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन की। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन की।
अब सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ठीक है। अब ग्लूकोज को हमने तोड़ना होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन भी यूज़ हो रही होती है। ये तो ऑक्सीजन वैसे यूज़ हो रही है ना, लेकिन बेसिक हमने क्या यूज़ करना है, हमने किसको यूज़ करना है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को हमने किस में तोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज कितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कितना बड़ा है, इसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं, 12 हाइड्रोजन है, फिर 6 ऑक्सीजन भी लगे हुए हैं, और इधर ये कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, यही तो हम चाहते थे। अब एक और डिफरेंस जो है, जो आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, वो क्या है कि जब हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगी एनर्जी, ठीक है। ये देखो एनर्जी क्या हो रही है, बाहर को जा रही है, ठीक है, हमें एनर्जी यहाँ से मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप दूसरा स्टेप जो लिख सकते हैं वो क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, वो बाहर निकल रही है, वो रिलीज़ हो रही है, तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कि एनर्जी हमें मिलेगी। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में तोड़ने में हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एक तो आपकी एग्जांपल दी हुई है, और हाँ एक और बात कि आपने सेलुलर रिस्पायरेशन को ग्लाइकोलाइसिस के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो एक ओवरऑल जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, और इसके आगे भी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में भी बेसिकली ग्लूकोज को ही तोड़ना होता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं टूटता, उसमें वो पायरोविक एसिड में टूटता है। फिर वो पायरोविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाता है एसिटाइल CoA की फॉर्म में, और फिर वो सारा प्रोसेस चलता है, और एट द एंड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में हमें एनर्जी ही मिल रही होती है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन आप कह सकते हैं एक बड़ा जो है वो केमिकल रिएक्शन है, और ग्लाइकोलाइसिस इसका एक स्टेप होता है, ठीक है। तो आपने ग्लाइकोलाइसिस को सेलुलर रिस्पायरेशन के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। जो इसकी दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, ये पहली वाली थी, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ये दूसरी दी है, ये है लाइपोलाइसिस, ठीक है, लाइपोलाइसिस। अब लाइपो का मतलब होता है लिपिड, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और हम तो वैसे ही कैटाबोलिज्म पढ़ रहे हैं, तो कैटाबोलिज्म में तो वैसे ही ब्रेक डाउन होना होता है, ठीक है। तो अब लाइपोलाइसिस लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है। लिपिड्स की ब्रेक डाउन किस में होती है, लिपिड्स को तोड़ा जाता है फैटी एसिड्स में, ठीक है, प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये दो चीज़ें हमारे पास, दो एग्जांपल्स हमने देख ली। एक में सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, और दूसरी लाइपोलाइसिस है जिसमें लिपिड्स को तोड़ा जा रहा है, और दोनों में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इसमें से भी एनर्जी रिलीज़ होती है और इसमें से भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। दोनों से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इसलिए हमने इसका एक सेपरेट जो है वो पॉइंट बना लिया कि इसमें एनर्जी रिलीज़ होनी है। कैटाबोलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, यानी कि इसमें हमें एनर्जी मिल रही थी, इसमें हमें एनर्जी खुद देनी पड़ेगी। अब इसमें आपकी एग्जांपल उसने दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो है वो ग्लूकोज बनना होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूट रहा था, इसमें ग्लूकोज बनना है, ठीक है। वही उल्टा रिएक्शन आप लोग कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो मिलके जो है वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं, ठीक है। साथ में इसके ऑक्सीजन भी बनती है। अब यहाँ पर जो है वो एनर्जी यूज़ होनी है, हमें एनर्जी देनी पड़नी है, और वो किस फॉर्म में हमने देनी है, सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है। सनलाइट की फॉर्म में हमने इसमें एनर्जी देनी है। आपने जो है फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी की भी टाइप्स होती हैं, कुछ जो है वो हीट एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो ये कौन सी है, ये लाइट एनर्जी है, सनलाइट, यानी कि लाइट एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है। हो तो एनर्जी यूज़ रही है ना, बेशक कोई भी फॉर्म यूज़ हो रही है, तो हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या थे, छोटे मॉलिक्यूल्स थे, इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गया। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक रिएक्शंस की एक जो है वो एग्जांपल है। दूसरी आप इसमें एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। वो कौन सी एग्जांपल है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस की। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स आते हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आते हैं और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब जब हम खुराक खा रहे होते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट हमें प्रोटीन नहीं मिलती, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं।
ठीक है। उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक से, हमारी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो जो है हमारी बॉडी उन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर एक प्रोटीन बना देती है, ठीक है। और ये सब हमारे लीवर में हो रहा होता है प्रोटीन बनने का अमल। तो इसमें भी आपने 2 एग्जांपल्स देख ली। अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि आप इसका जो है वो डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जबकि एनाबॉलिक रिएक्शंस में जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। दूसरा आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हमें एनर्जी मिलती है, जबकि एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। फिर जो तीसरा स्टेप है उसमें आप जो है वो इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता होता है। तो आपका ये डिफरेंस भी हो गया। तो अब हम इसकी जो है वो डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देखो कितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जुड़ा हुआ है आपस में, इसको हमने स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ना है। अब ये सारे अलग-अलग हो गए हैं लेकिन ये छोटे छोटे हो गए हैं, ठीक है। तो लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में हमने तोड़ दिया, तो इसमें से क्या है, देखो एनर्जी निकल रही है, यानी कि हमें एनर्जी मिल रही है। दूसरी तरफ एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉलर यूनिट्स यानी कि छोटे छोटे जो है वो मिल के क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। और इसमें ये देखो एनर्जी यूज़ हो रही है, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। आप ये साथ में डायग्राम भी बना सकते हैं। एक जो और इसमें एमसीक्यू बताया गया हुआ है वो है ह्यूमिंग बर्ड के बारे में। वो कहते हैं कि हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट है किसका, ह्यूमिंग बर्ड का, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट किसका है, ह्यूमिंग बर्ड का। तो आपने ये वाला एमसीक्यू जो है वो याद कर लेना है। आज का जो है वो हमारा जो टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एंजाइम्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।